छोटी का किचन, बड़ी की रसोई। छोटी बहू के आने से बड़ी बहू तुम्हारे कंधे का भार थोड़ा कम होगा। देखती हूँ माँ जी कैसा भार कम करती है देवरानी जी। जरा उसे बुला के लाना, उसे कुछ बातें समझा देती हूँ। जी माँ जी। माँ जी आपने बुलाया? हाँ बैठो, यहाँ हमसे बातें तो करो। जी बताइए। मैं तुम्हें किचन के बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो, हमारे घर पहले एक ही किचन था जिसमें सारा खाना बनता था। उसमें हम देसी तरीके से चूल्हे पर भी खाना बनाते थे। चूल्हे पे? माँ जी गैस नहीं है क्या? गैस भी है छोटी बहू, लेकिन कभी कभी हमें चूल्हे की रोटी भी खाने का मन करता था तो चूल्हे की रोटी भी खा लिया करते थे। लेकिन माँ जी मुझे तो चूल्हे पे खाना बनाना नहीं आता। मेरे घर पे तो मॉड्यूलर किचन बना है, अवन चिमनी सब कुछ था। अरे चिंता क्यों करती है, हमें भी पता है तेरे घर पर सब था, इसलिए हमने खास तेरे लिए तेरी पसंद का मॉड्यूलर किचन बनवाया है। सच में मेरे लिए? हाँ जी हाँ, सब कुछ आपके लिए तो होता है अब इस घर में। हमारे टाइम पे तो हमसे पूछा भी नहीं गया था कि तवा गरम है या हम। बड़ी बहू, हर जमाने का अपना स्टाइल होता है। तेरे जमाने में तवा गरम था, अब इस बहू का जमाना है अवन प्री हीट होता है। माँ जी अब मुझे डर भी लग रहा है, कहीं जेठानी जी मेरे अवन में मटका ना रख दे। रख भी तो क्या, स्वाद तो माटी से ही आता है, मशीन से नहीं। अरे बस बस बस, अब सुन लो दोनों, हम लोगों ने तो बहुत सहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम लोग आराम से अपनी मर्जी से अलग अलग खाना बनाओ, इसीलिए किचन को अलग कर दिया है। छोटी बहू नया किचन संभालेगी, बड़ी बहू पुरानी रसोई। रोज तुम लोग आपस में सलाह करके काम बांट लिया करना। हाँ माँ जी बिल्कुल। क्यों जेठानी जी, आप तो खुश होंगे ना अपनी रसोई में? हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, स्वाद तो उसी खाने में है, चाहे जो भी बोलो। तो बस अब आप खुश हो तो क्या ही दिक्कत है फिर। चलिए फिर खाने की तैयारी करते हैं। बताइए माँ जी क्या खाएंगी आप? देख भाई, इतने समय से चूल्हे का खाना खा खा के मैं पक गई हूँ, तो आज छोटी बहू तू मुझे बढ़िया सा अपने किचन का स्टाइलिश खाना खिला दे और मेरा दिल खुश कर दे। तो मैं क्या करूँ माँ जी? अरे आज रसोई से तेरी छुट्टी, आज खाना छोटी बहू को बनाने दे, तो फिर कभी बनाइयो। ठीक है माँ जी। बोल तो दिया सबके सामने कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन असली परेशानी तो अब शुरू हुई है। जिंदगी भर इसी रसोई में चूल्हा फूंका, हाथ जलाया, सिलबट्टों पर चटनी पीसी, आटे की थैलियों से झगड़ा किया। अब जब थोड़ा सुकून मिलने का टाइम आया तो नई चमचमाती रसोई छोटी बहू को दे दी गई और मुझसे पूछा भी नहीं। क्या मैं इस घर की बहू हूं या कोई खानदानी बावर्ची? बड़ी बहू आज बड़ी चुप चुप सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? रोटी गोल नहीं बनी क्या? रोटी तो गोली है माँ जी, लेकिन किस्मत थोड़ी टेढ़ी हो गई है ऐसा लगता है। अरे अरे ये क्या बोल रही है तू? कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही लगा जैसे रसोई में काम मैं कर रही हूँ और बड़ाई छोटी बहू को मिल गई। हाय राम, कैसी बड़ाई? अरे माँ जी मॉड्यूलर किचन तो आज के जमाने का प्रमोशन ही है ना, और मैं तो अब भी इस लकड़ी के धुएं में बैठी हूँ जैसे जमाने में फंसी कोई पुरानी किताब। बड़ी बहू तू भी ना, तुझे तो आदत है इस रसोई की, तेरे बिना तो ये चूल्हा भी नहीं जलता। और छोटी बहू के लिए किचन भी नया, सामान भी नया, और जिम्मेदारी के नाम पे कुछ नहीं। अरे तू तो सब जानती है, तुझे क्या सिखाना? छोटी बहू को तो आदत ही नहीं है, ना मसालों की पहचान, ना सब्जियों की सूझबूझ। तो फिर उसको किचन क्यों दी माँ जी? मतलब जिसको चलाना नहीं आता उसे स्कूटर दे दिया? अब देखना, आजकल की लड़कियां गैस अवन चिमनी में ही सेट होती हैं। तुझे चूल्हे का स्वाद पसंद है, उसको अवन पसंद है। वो ठीक है माँ जी, पर घर का स्वाद तो अभी भी इसी रसोई में आता है ना। अरे बड़ी बहू तो नाराज है क्या मुझसे? नाराज नहीं हूँ माँ जी, बस थोड़ा सा बुरा लग रहा है। इतने साल इस रसोई को घर जैसा बनाया और जब नया किचन बना तो उस पर मेरा नाम तक नहीं लिखा गया। बात तो तेरी सही है। चल ऐसा करते, तेरे लिए भी ना उस नए किचन में एक कोना बना देते हैं और छोटी बहू को तेरे साथ थोड़ा टाइम देना सिखाते हैं। दोनों बहुओं का मेल रहेगा तो घर का स्वाद भी डबल हो जाएगा। रहने दीजिए माँ जी, अब जब आपने मुझे रसोई सौंप ही दी है तो मैं रसोई ही संभालूंगी। मैं उसी में खुश हूँ, आज तक उसी में बनाया है, आगे भी बनाऊंगी, क्या ही दिक्कत है? बस धुआं और पसीना ना, ठीक है देख लूंगी। देखा, मुझे पता था तुझे रसोई ही संभालनी है, इसीलिए तो रसोई दी थी तुझे। हाय राम, ये धनिया तो जैसे पहाड़ हो गया है, सिलबट्टे पे पीस पीस के मेरी कलाई ढीली होगी।
और उधर छोटी बहू तो बस बटन दबाती है, मसाला तैयार, ना कंधा दुखे ना उंगली कटे। सब्जी कटनी हो तो चॉपर भी है, सब कुछ है, बस मैं ही पागलों की तरह मर रही हूं। अरे वाह, ये ग्राइंडर तो 2 मिनट में मसालों का काम तमाम कर देता है। कनिका क्या बना रही हो? माँ जी ने कहा था आलू परवल की सब्जी बनानी है, अवन में ग्रिल भी कर रही हूँ, थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में। अरे वाह, ग्रिल! हमारे जमाने में तो परवल को सीधा कढ़ाई में डाला जाता था, ना अवन था ना झंझट। दीदी थोड़ा ट्विस्ट डाल रही हूँ, खाने में वैरायटी होनी चाहिए ना। वैरायटी? और मैं यहाँ छौंक लगाते लगाते जल जाऊं, वो तो कोई दिखे ना। ये क्या बात हुई? मैं घंटों मेहनत करूं और वो 2 बटन दबा के शेफ बन जाए। जो भी हो, जितनी भी कोशिश करके खाना तो मेरे हाथ का ही अच्छा बनेगा। अरे वाह, आज तो दोनों बहुओं ने परवल बनाया है। चलो देखे किसका ज्यादा स्वादिष्ट है। माँ जी, ये मेरी वाली है, पुराने तरीके से बनी है, देसी घी और हाथ से पीसे हुए मसाले और लकड़ी वाले चूल्हे का स्वाद। और ये मेरी, हल्के मसाले, कम तेल, ग्रिल्ड स्टाइल, हेल्दी भी और टेस्टी भी। सास कनिका की सब्जी का पहला बाइट लेती है। अलग स्वाद है। परवल थोड़ा क्रिस्पी है, मसाले हल्के हैं। मतलब अध पका है माँ जी? क्या कनिका, कैसा खाना बनाया है? कम से कम परवल पकने तो देती। ऋषभ कनिका की सब्जी खाता है। मुझे तो कनिका की सब्जी बढ़िया लगी, थोड़ा अलग टेस्ट है। हाँ, नया जमाना है ना, सब कुछ अध पका ही पसंद आता है। रोटी भी आधी सेक लो, सब्जी भी आधी पकाओ। दीदी आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने परवल को धो के सीधा परोस दिया हो। अरे मैं तो बस ये कह रही हूँ, खाने में मेहनत दिखनी चाहिए, सिर्फ सजावट नहीं। ओह, तो आप कह रही कि मेरी सब्जी दिखने में अच्छी है पर मेहनत नहीं? अरे मैंने तो कुछ नहीं कहा। बस दोनों की सब्जी अलग है, स्वाद अलग है, कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही है यहाँ। सही कहा माँ जी, प्रतियोगिता तो तब होती जब दोनों को बराबर मैदान मिलता। मैं सिलबट्टे से लड़ूं और ये चॉपर से, तो फैसला कैसे होगा? अरे भाई, खाने दो शांति से। रोज खाना युद्ध बन जाएगा तो हम बाहर खाना शुरू कर देंगे। कर लीजिए ना, वैसे भी आजकल घर में रेस्टोरेंट वाले पकवान बनने लगे हैं। दीदी आप चाहे तो मैं आपके लिए भी एक मिक्सचर मंगवा दूं, EMI पर ही सही। रहने दे बहन, मुझे अपने हाथों की मेहनत पर ज्यादा भरोसा है, मशीनों पर नहीं। चलो अच्छा है, एक बहू मेहनती एक चालाक, दोनों से घर चलेगा। पर एक बात पक्की है, दोनों मिलके काम करेंगी तो रसोई का स्वाद दुगना हो जाएगा। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी बड़ी बहू के बारे में भी तो सोचिए। हाय दैया, रोज रोज ये सब्जी काटना, मसाला पीसना, अब तो मेरी उंगलियों ने भी रिजाइन देने का मन बना लिया। ये रोज रोज काम अब मुझसे नहीं होता। कनिका तुम तो फिर भी मिक्सचर में डाल देती हो, हमसे पूछो। कल से सिलबट्टा तक मुझे घूर रहा है। सच में दीदी, मजाक नहीं, लेकिन ये रोज का खाना बनाना ना बहुत भारी लगने लगा है। हाँ, और उस पे सासू माँ का टाइम से गरम गरम रोटी का ऑर्डर। हम तो रोटियां नहीं बना रहे हैं, जैसे रोटी की फैक्ट्री चला रहे हैं। मुझे तो अब ओवन और मिक्सचर देखा भी नहीं जाता। बीच बीच में थोड़ा आराम मिले तो खाना बनाने का मन भी करे, लेकिन रोज रोज तो करने में मौत ही आ जाती है। अरे अब तो मुझे लगता है ये शादी नहीं, खाना बनाने की लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है। दीदी क्यों ना सासू माँ से बात करें, दोनों ही तो थक गए। क्या पता सासू माँ इसका कोई हल बता दे और हमें भी थोड़ी राहत मिल जाए। चलो आज खुलकर बात कर लेते हैं, आज नहीं तो कभी नहीं। और दोनों पहुंच दिए सास के पास। माँ जी जरा आपसे कुछ बात करनी थी। अरे अरे क्या हो गया बहू, सब्जी में मिर्च ज्यादा पड़ गई क्या? मिर्च तो कम ही पड़ रही है माँ जी, लेकिन हमारे जीवन में जलन बढ़ती जा रही है। अरे अब ये नया बवाल शुरू कर दिया तुमने। माँ जी बात यह है कि रोज रोज दोनों बहुएं थक जा रही हैं खाना बनाते बनाते। हाँ माँ जी, पहले तो लगा नया घर नया माहौल, थोड़ा एक्साइटमेंट रहेगा, लेकिन अब लग रहा है हम दोनों ही रसोई में घुसते ही बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं। हमारा हाल देखिए, एक तरफ बेलन और तवा, दूसरी तरफ गैस और सिलबट्टा, और बीच में हमारी टूटी हुई कमर। अब तो हम दोनों की शक्लें सब्जियों जैसी हो गई, एकदम थकी हुई। तो मैं क्या करूं? घर का खाना भी तो बनाना है ना, बाहर का मंगाओगी क्या? नहीं माँ जी, हम खाना बना रहे ना, पर अगर थोड़ा सिस्टम बना दे तो और बेहतर हो। मतलब कभी मैं बनाऊं कभी दीदी, थोड़ा आराम मिलेगा ना। तुम लोग कह रही हो तो कुछ सोचते हैं।
सोचिए ना माँ जी, अगर ऐसा हुआ कि बीच में थोड़ा आराम मिल गया तो खाना बनाने का मन भी करेगा और स्वाद भी आएगा, वरना बोर होके खाना बनाने का मन ही नहीं करता। और मेरी मिक्सचर तो अब ऑन होते ही ना खुद कांपने लगती है। अरे ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं। क्या माँ जी? देखो, सोमवार को चलेगा किचन, मतलब छोटी बहू तुम बनाओगी खाना अपनी मॉड्यूलर रसोई में। ठीक है माँ जी, मेरा तो मंडे फिक्स हो गया। ट्यूसडे को होगी पुरानी रसोई, बड़ी बहू की बारी। बिल्कुल माँ जी, ट्यूसडे को मैं सिलबट्टा उठाऊंगी और चूल्हा जलाऊंगी। वेडनेसडे को फिर से छोटी बहू यानी मॉड्यूलर किचन, फिर थर्सडे को पुरानी रसोई। थर्सडे को मैं फिर से रोटी सेकूंगी। फ्राइडे को फिर छोटी बहू, सैटरडे को बड़ी बहू। और संडे? संडे दोनों बहू है छुट्टी पर, उस दिन हम सब बाहर से खाना मंगवाएंगे। सच में माँ जी? हाय, संडे का नाम सुनते ही शरीर में जान आ गई। और सुनो एक बात और, जिस दिन जिसकी ड्यूटी नहीं है वो बर्तन साफ करेगा, टेबल लगाएगा, किचन समेटेगा। ओहो, यानी पूरी छुट्टी नहीं, बस पोस्ट बदल गया। चलो ठीक है ना भाभी, इतना हो गया वही बहुत है। और हाँ, कोई चालाकी नहीं चलेगी, जिस दिन जिसकी बारी रहेगी वो अपना काम करेगा, ठीक है? हाँ माँ जी, ये भी कोई कहने वाली बात है। माँ जी, आप ये बैंडेज देख रही हैं, डॉक्टर ने मना किया है सब्जी काटने से। अरे ये कब लगी? रात को सिलबट्टा धोते धोते फिसल गया, बड़ा दर्द हो रहा है। आज तो ट्यूसडे है, आज तो तुम्हारी बारी थी ना? बारी तो थी माँ जी, पर हाथ में जान हो तभी तो बेलन चलेगा। अरे तब खाना कौन बनाएगा? कनिका बना लेगी। कनिका, ओ कनिका। जी माँ जी, बुलाया? तेरी जेठानी का हाथ खराब हो गया है, तू खाना बना ले आज। क्या? आज मेरा दिन नहीं है माँ जी, ऊपर से आज मेरे बालों का स्पा डे था। स्पा डे? हाँ माँ जी, मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है और बहुत मुश्किल से मिली है, इसको जाने नहीं दे सकती। अरे तब खाना कौन बनाएगा? दीदी ही बनाएंगी ना, वो एक्सपीरियंस्ड है। देख रही हो माँ जी, मुझे ही मसीहा बना दो। मसीहा नहीं बहू, बस थाली में सब्जी डाल दो। नहीं माँ जी, डॉक्टर ने कहा है चाकू छूना मना है, मैं रिस्क नहीं लूंगी। ओहो, तब मैं बनाऊं? नहीं माँ जी, अब बैठिए, आज बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। हाँ माँ जी, वैसे भी ना आजकल ऐप पे अच्छे अच्छे डिस्काउंट मिल रहा है। चलो आज मंगवा लो, लेकिन रोज रोज ये नहीं चलेगा, क्या देती हूँ। हाँ माँ जी, आप परेशान मत होइए, कल से सब सही चलेगा। चलो आज बाहर का खा लेते हैं, कल से फिर सब सेट। आज वेडनेसडे है, कनिका तेरी बारी है। हाँ माँ जी, पर आज ना पेट में बहुत दर्द है। पेट में? हाँ, वो शायद कल की बाहर के खाने से गैस बन गई है। तो आप? दीदी बना लेंगी, उनकी तो कल छुट्टी थी ना। अरे नहीं माँ जी, आज तो मेरा किटी पार्टी का दिन है, मैंने तो नेल पॉलिश तक कर ली है, गैस जलाऊंगी तो पिघल जाएगी। तो मतलब फिर से खाना नहीं बनेगा? बाहर से मंगवा लेते ना माँ जी, वैसे भी बाहर का खाना अब आपके टेस्ट के हिसाब से अच्छा आने लगा है। अरे क्या मजाक है ये? माँ जी, अब चिंता मत करिए, हम सैंडविच बना लेंगे। घर में सब्जी, दाल, आटा सब है और तुम लोग सैंडविच की बात कर रही हो? माँ जी, कभी कभी सबको ब्रेक चाहिए ना। तुम दोनों ने घर का हाल बेहाल करके रखा है, जो करना है जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। आज तो थर्सडे है, काजल की बारी है भाई। माँ जी, आज तो बिजली गई हुई है, अवन नहीं चलेगा। अवन? तू तो पुरानी रसोई संभालती है ना? माँ जी, चूल्हा भी ठंडा हो गया है, गैस सिलेंडर भी खाली हो गया है। तो नया सिलेंडर क्यों नहीं लाया गया? वो डिलीवरी वाला आया ही नहीं माँ जी, मैं तो कब से बोल रही थी ऑनलाइन बुक कर दो, ऑनलाइन बुक कर दो। तो आज क्या होगा? मुझे क्या पता। चलो दीदी, आज भी बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, वैसे भी सासू माँ को उस रेस्टोरेंट की दाल तड़का पसंद आई थी ना। और माँ जी, आपके लिए एक्स्ट्रा घी वाला पराठा भी ना। मेरे लिए? मतलब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, पर आजकल रोज बटर खाना पड़ रहा है। अगले दिन, आज फ्राइडे है कनिका, आज कोई बहाना नहीं सुनूंगी। नहीं माँ जी, कोई बहाना नहीं है, आज तो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स आ रहे हैं, लंच उन्हीं के साथ है। तो घर वाले क्या करेंगे? माँ जी, आप ना कंफ्यूज हो गई हैं, इतने दिनों से बाहर का खा रहे हैं ना, एक दिन और सही। तो अब ये नया सिस्टम भी फेल हो गया। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, बस कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तुम लोगों ने सिस्टम अपडेट होने के बाद एक दिन भी खाना नहीं बनाया। अब बताओ ये रसोई कौन संभालेगा? दीदी संभाले। दीदी क्यों संभालेगी? तू क्या करेगी फिर, पार्टीज? अरे दीदी ने 10 साल खाना बनाया है, अब तेरी बारी है, खाना अब से तू बनाएगी। मैं और खाना? बस भी करिए दीदी, सपने से बाहर आइए, मैं तो खाना बनाने से रही।
और कभी कभी मन किया तो बना दूंगी, पर रोज रोज खाना कौन बनाएगा? अगर यही करना था तो दिन क्यों बंटवाए? मैंने अकेले ने थोड़ी ना बंटवाए थे, आप भी तो उस दिन बंटवा रही थी। तो मैं तैयार भी हूं, बस कभी कभी आलस आ जाता है। अरे बस करो तुम दोनों, अब से ना कोई मॉड्यूलर ना पुरानी रसोई, खाना बनेगा बाहर से और बिल तुम दोनों बांटोगी। क्या माँ जी, हमसे बिल? हाय दैया, खाने के साथ टैक्स भी? हाँ, क्योंकि अब मैं भी छुट्टी पर हूं, ना किचन देखूंगी ना बहस सुनूंगी। माँ जी प्लीज। माँ जी एक मौका। मौका नहीं मिलेगा, अब रोटी नहीं रेटिंग्स मिलेगी और बिल का आधा आधा। माँ जी क्या कह रही हैं आप भी? अरे कभी कभी चलता है ना, रोज रोज बाहर का थोड़ी ना खाएंगे, कितना खर्चा बढ़ेगा और सेहत का क्या होगा? आप तो बूढ़ी भी हैं, आपका पेट खराब हो जाएगा। बड़ी जल्दी समझ में आ रहा है तुझे, मेरा पेट भी खराब होगा। अब तक एक हफ्ते से बाहर का खाना आ रहा था तब ध्यान नहीं आया, अब जब खुद पे आया तो मेरे बारे में बड़ी चिंता हो रही है। माँ जी अब गुस्सा मत करिए ना, हम कुछ सोचते हैं, कोई हल निकालते हैं। देखो, या तो खाना बाहर से आएगा और बिल तुम लोग दोगी, वरना तुम दोनों को मिलके खाना बनाना होगा। बोलो मंजूर है? हाँ माँ जी, इतना खर्चा करने से अच्छा है हम खाना मिलके बना ले। हाँ भाभी ठीक कहती है। और अब ना किचन अलग होगा ना दिन अलग होगा। मैंने जितना तुम लोगों के लिए सोचा तुम लोगों ने उतना ही सब बर्बाद कर दिया। अब तुम लोग मेरी सुनो, किचन में जो बीच में दरवाजा लगा है ना, उसे खोल दिया जाएगा। बीच वाला दरवाजा? लेकिन क्यों माँ जी? वो इसलिए क्योंकि अब तुम लोगों का किचन एक होगा, उस किचन में दोनों मिलके काम करना, और जिसको जैसे खाना बनाना है वो वैसे बनाए। हाँ माँ जी, ये आपने ठीक कहा, एक किचन रहेगा तो मिल बांट के कर लेंगे। और अब तो मैं भी थोड़ा बहुत रसोई का काम सीख गई हूँ, भाभी के साथ रह रह के और भी सीख लूंगी, और भाभी को किचन की चीज समझा दूंगी कि अवन कैसे चलता है, चॉपर कैसे यूज करना है। हाँ, मैं भी अवन में खाना बनाना सीख जाऊंगी। ललिता अपने हाथ में बिल लिए खड़ी थी, तभी उसकी बहू स्नेहा उसके पास आकर पूछती है, माँ जी क्या हुआ, आप घर की बिजली की बिल को ऐसे क्यों निहार रही हो, जैसे बिल ने कोई भूत देख लिया हो? ये बिल भूत से कम नहीं है बहू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना बिल कहाँ से आ गया। अरे हमारे घर में तो ज्यादा चीजें चलती भी नहीं है, फिर न जाने ये इतना बिल कहाँ से आ गया। अरे पर आया कितने का है, लाइए मुझे दिखाइए, आखिर मैं भी तो देखूं, इतना भी ज्यादा कौन सा बिल आ गया जिससे देखकर आपकी आंखें पट रही है। स्नेहा अब अपनी सास के हाथ से बिजली का बिल लेती है और देखती है कि 1000 का बिल था। ये देखकर वह हंसने लगती है। माँ जी बस 1000 ही तो है, आप तो इस पे ऐसा कर रही है जैसे न जाने लाखों का बिल आया हो। लाखों का बिल नहीं आया, लेकिन आया तो है ना ज्यादा। अरे इतना बड़ा घर और कमाने वाला इकलौता मेरा बेटा, मुझे तो कभी कभी बहुत चिंता होती है अपने बेटे की, बहुत सोचती हूँ उसके बारे में। समझ में नहीं आता वो अकेले इस घर को कैसे चलाएगा। माँ जी अगर इनके ऊपर इतना ही बर्डन आ रहा है तो मैं भी चली जाऊं कमाने, इसी बहाने मेरा मन भी लग जाएगा और इस घर में इनकम भी आ जाएगी। हाँ, तुझे तो बस बाहर जाने का बहाना चाहिए। अपनी बात खत्म होती ही ललिता वहां से चली जाती है और स्नेहा अपने काम में लग जाती है। शाम को जब रोहित घर आता है तो ललिता उसे घर का बिल थमाते कहती है, ले इस महीने का बिल देख कितना आया है। माँ ये बिल इतना भी नहीं है जितना आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी पे कर देता हूँ। अरे बेटा बिल तो पे करना ही है, लेकिन तुझे नहीं लगता बिल कुछ ज्यादा ही आ रहा है? क्या माँ आप बिना छोटी सी बात को राय का पहाड़ बना रही हो। इतना बोलकर रोहित बिल पे कर देता है। समय गुजरता है, गुजरते समय के साथ स्नेहा घर में अकेले बोर हो जाती है। ऐसे ही एक दिन स्नेहा अपने फोन में कुछ देख रही थी, तभी उसके फोन पर एक साड़ी आ जाती है। वो उस साड़ी को देखकर कहती है, वाह ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, माँ जी को दिखाती हूँ, माँ जी को भी जरूर ये साड़ी पसंद आएगी। वो साड़ी ललिता को पसंद आएगी ये सोचकर स्नेहा अपनी सास के पास जाती है और उन्हें ऑनलाइन साड़ियाँ दिखाने लगती है। मम्मी जी ये साड़ी देखिए ना कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ सही तो लग रही है, लेकिन इतने भी सुंदर नहीं है जिस तरह तू इस साड़ी के लिए मरे जा रही है। इससे तो अच्छी अच्छी साड़ियाँ मेरी अलमीरा में पड़ी हुई है। इन्हें चाहे कुछ भी दिखा दो, लेकिन इनको पसंद तो वही चमक धमक वाली ही रहेगी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे अब तो क्या सोचने लग गई? अब कुछ नहीं मम्मी जी, मैं ये सोच रही थी कि आप सही कह रही हैं, ये साड़ी उतनी भी खास नहीं है जितनी आपकी अलमीरा में रखी हुई है। बस ये आपके लिए खास नहीं है, लेकिन मुझे ना बहुत पसंद आ रही है, इसलिए मैं इस साड़ी को खरीद रही हूँ।
साड़ी खरीदने का नाम सुनते ही ललिता की आंखें बाहर होने को होती है और वो हैरानी से कहती है, क्या तू ये घटिया साड़ी इतने महंगे दाम में खरीद रही है बहू? अरे मैं तुझे इससे अच्छी साड़ी दिला दूंगी, वो भी सस्ते में। इतनी महंगी साड़ी ऐसे ऑनलाइन मत खरीद। वैसे भी कपड़े ऑनलाइन कैसे मिलते हैं किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन माँ जी, अगर कपड़े खराब आते हैं तो वो रिटर्न भी तो हो जाते हैं ना, इसलिए ऑनलाइन में पैसे वेस्ट होने का कोई डर नहीं है। इतना बोलकर स्नेहा उस साड़ी को ऑर्डर कर देती है और अगले 2 दिन बाद वो ऑर्डर स्नेहा के घर आ जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ स्नेहा आए दिन शॉपिंग करती रहती। ये देखकर ललिता को जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसकी ऐसी हरकत कब तक बर्दाश्त करती है, चलिए देखते हैं। एक दिन स्नेहा अपने फोन में बिजी थी, तभी वहां उसकी सास ललिता उसके पास आती है और उसे फोन में इस तरह गुस्सा देखकर कहती है, बहू मैं तुझे कब से देख रही हूँ, तू फोन में लगी पड़ी है। आखिर ऐसा भी क्या है फोन में जो इतने देर से फोन में लगी हुई है? मैं अभी तो देखूं क्या देख रही है तू? माँ जी, मैं तो बस ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी। वो क्या है ना, जितनी अच्छी चीज ऑनलाइन मिलती है वो ऑफलाइन नहीं मिलती, और आपको पता है ऑनलाइन तो हर एक चीज अवेलेबल है। स्नेहा की ये बात सुनकर ललिता को बेहद गुस्सा आता है और वो अपनी बहू को फटकार लगाते हुए कहती है, बहू तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही शॉपिंग करने लगी है? अरे मेरे बेटे की कमाई है इतनी सी और तू पैसे शॉपिंग में पानी की तरह बहा रही है। माफ करना माँ जी, लेकिन मैं पैसों को पानी की तरह नहीं बहा रही हूँ, बल्कि इस घर की जरूरतों का सामान ले रही हूँ। जरूरत के सामान का तो पता नहीं, लेकिन पैसों की फिजूल खर्ची कर रही है। आने दे आज रोहित को, तेरी शिकायत उससे लगाऊंगी, फिर देखती हूँ ऑनलाइन कितनी शॉपिंग करती है। स्नेहा ललिता की बात को इग्नोर कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब रोहित घर आता है तो ललिता रोहित को भड़काते हुए कहती है, आ गए मालिक आप? माँ, आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं? मालिक, अब आपसे ऐसे बात ना करूँ तो कैसे करूँ? आप तो इस घर के मालिक हैं। आप पैसा कमाते हैं, तभी तो आपकी बीवी हर समय ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती है। माँ, ये कैसी बात कर रही हैं आप? सीधा सीधा बताइए ना, बात क्या है? रोहित की बात सुनकर ललिता अब रोहित को सारी बात बताती है, या यूं कहे कि रोहित को भड़काती है। सारी बातें जानने के बाद रोहित को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके घर में चल क्या रहा है, लेकिन वो जानना चाहता था कि क्या सच में स्नेहा ऑनलाइन शॉपिंग करती है, क्या सच में वो पैसों की फिजूल खर्ची कर रही है। इसलिए वो स्नेहा के पास जाता है और देखता है कि स्नेहा अब भी ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर रही थी। ये देखकर उसे बेहद गुस्सा आता है और गुस्से में स्नेहा का फोन लेकर तोड़ देता है। रोहित, ये क्या किया तुमने? मेरा फोन क्यों तोड़ दिया? और नहीं तो क्या करूं? अरे जब देखो फोन में लगी रहती हो, तुम्हें जरा भी होश नहीं कि मैं घर पर हूं भी या नहीं। हर समय फोन में ऑनलाइन शॉपिंग। इस ऑनलाइन की दुनिया से बाहर निकलोगी तब तुम अपने परिवार के साथ रह पाओगी, नहीं तो एक दिन तुम्हारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। बस रोहित, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अरे हद करते हो तुम। मैं खुद के लिए ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, बल्कि इस घर के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ। इस घर में ना तो ढंग की एक बेडशीट है, ना ही सोफे का कवर, ना एक बर्तन, और ना ही एक झाड़ू। टूटी फूटी झाड़ू से मुझे पूरे घर में झाड़ू लगाना पड़ता है। पुराने खटारे जैसे बर्तन में मुझे खाना बनाना पड़ता है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की बात सुनाई देती है, अपना गुस्सा दिखता है। इतना बोलकर स्नेहा गुस्से में तकिया उठाकर बाहर की तरफ चली जाती है। इस तरह स्नेहा और रोहित के बीच में काफी तगड़ा क्लेश हो जाता है। लेकिन जब ये सारी बात स्नेहा की ननद नंदिनी को पता चलती है तो वो परेशान होकर अपने ससुराल में अपने घर के बारे में सोचती रहती है। तभी उसकी सास उसके पास आकर बैठती है और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछती है। नंदिनी बहू, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों है तू? सास की बात सुनकर नंदिनी अपनी सास को सारी बात बताती है। सच में बहू, ये तो सोचने वाली बात है। आखिर तेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है? अरे लड़ाई तो हर मियाँ बीवी में होती है और वो लड़ाई सॉल्व भी हो जाती है, लेकिन इन दोनों की लड़ाई के बीच में तेरी माँ आ रही है। बस इसीलिए ये दोनों आज अलग होने की कगार पर है। माँ जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर मैं अपनी माँ को कैसे सबक सिखाऊं, कैसे बताऊं कि पति पत्नी दोनों के बीच में उन्हें नहीं आना चाहिए। वो अभी तो उनके बीच आ रही है, लेकिन आने वाले समय में उन्हीं का घर टूटेगा। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। नंदिनी, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तू कहे तो क्यों ना हम अगले दिन तेरे मायके रह ले। और उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि मैं तेरी माँ के सामने तुझे डांटूंगी और ठीक वैसा ही करूंगी जैसा तेरी माँ तेरी भाभी के साथ करती है। फिर तो तेरी माँ को पता चलेगा ना
कि मियाँ बीवी के बीच में बोलने से, उन दोनों के बीच फूट डलवाने से क्या होता है। नंदिनी को अपनी सास का आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो वैसा करने को तैयार हो जाती है। अगली सुबह नंदिनी की सास गुस्से में नंदिनी के मायके जाती है। ललिता बहन जी, ओ ललिता बहन जी, जरा अपनी बेटी को समझ लो, हर समय मेरे बेटे से झगड़ती रहती है। अरे इतना झगड़ा करना भी अच्छी बात नहीं है। समधन जी, आप सुबह सुबह अपने घर का कलेश लेकर मेरे घर आ गई। माफ करना समधन जी, लेकिन ये कलेश आपकी बेटी की वजह से हो रहा है। वो हर समय फिजूल खर्ची करती रहती है। अब मेरे बेटे की कमाई इतनी नहीं है जितना आपकी बेटी पैसे उड़ा रही है। मम्मी जी, आपने ये तो बता दिया कि मैं घर में फिजूल खर्ची कर रही हूँ, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मैं अपने घर के लिए खर्च कर रही हूँ। माँ, आपको पता भी है मैं उस घर के सामान के लिए पैसे खर्च कर रही हूँ, लेकिन मेरी सास को तो सिर्फ ये दिखता है कि मैं बेफिजूल खर्च कर रही हूँ। हाँ, तो मुझे नहीं समझनी कोई बात। एक काम कर, तू अपने घर के लिए सामान ले, वो भी अपने भाई के पैसों से। आज के बाद तू मेरे घर में नहीं आएगी। अरे समधन जी, आप कैसी बात कर रही हैं? नंदिनी ने घर की भलाई के लिए ही तो ऑनलाइन शॉपिंग की है ना, और अगर उसने घर के लिए सामान खरीद भी लिया तो इसमें खराबी क्या है? आप इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही है, और इतनी छोटी बात को लेकर आप इन दोनों को अलग कर रही हैं? माफ करना समधन जी, लेकिन आप भी तो अपनी बहू के साथ ऐसा ही कर रही हैं। आप भी तो अपनी बहू को अपने बेटे से दूर कर रही हैं, वो भी सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के चलते। अरे वो भी तो घर का सामान ले रही है, लेकिन आपको अपने बेटे के पैसे खल रहे हैं ना। ठीक उसी तरह मुझे भी दिक्कत आ रही है। नंदिनी की सास की बात सुनकर ललिता को ये एहसास हुआ कि वो अपनी बहू के साथ गलत कर रही है, जिसके बाद वो नंदिनी की सास और नंदिनी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। नंदिनी, समधन जी, तुम दोनों मुझे क्या समझाना चाह रहे हो वो मैं बखूबी समझ गई हूँ। मैं अभी रोहित और स्नेहा के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देती हूँ। ललिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर नंदिनी को काफी अच्छा लगता है और वो अपने सामने अपनी माँ को गलती कबूलने को कहती है, जिसके बाद ललिता अपनी गलती स्वीकार कर लेती है और रोहित और स्नेहा से माफी मांगती है। इसके बाद स्नेहा और रोहित ललिता को माफ कर देते हैं और एक बार फिर सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। नीलम की उसकी बहू पारुल से खूब पटती। दोनों सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी की तरह रहते, जिसे सारा मोहल्ला भी अचंभे से देखता। क्या कर रही है सास बहू? माफ करना, बहू तो बहू लगती ही नहीं है। क्यों? बहू कैसी लगती है? क्या उसके सर पर सींग होती है? नहीं नहीं, आंटी के सर पर तो नहीं है, मतलब बहू के सर पर सींग नहीं होती क्योंकि वो भी तो बहू है। अरे बहू के सर पर पल्ला होता है, आंखें नीची होती है और वो सिर्फ किचन में रहती है। लेकिन तुम्हारे यहाँ ना सास दिखती है किचन में, ना ही बहू। पता नहीं खाना खाते भी हो या नहीं। देख कमला, खाना तो हम खूब खाते हैं और हर दिन कुछ अलग और नया खाते हैं, लेकिन जो बनाते हैं ना साथ मिलकर बनाते हैं। तू भी बहू का साथ दे, फिर जल्दी जल्दी काम खत्म करके बहू के साथ ऐश कर। क्यों बहू? तेरी बहू ने तुझे पागल बनाकर रखा है। अरे जो काम उसका है वो तुझसे करा रही है। और ये क्या पहना है? ये पजामा और कुर्ता है। बहू बोल रही थी कि फैशन में यही चल रहा है, तो मेरे लिए भी लेकर आ गई। पड़ोसन जो कि सूरजमुखी के छापे वाली साड़ी पहनकर खड़ी थी। सारी जिंदगी तो साड़ी पहनी, क्या पता कल सास को मिनी स्कर्ट ही पहना दे। पड़ोसन ताने देकर जा रही होती है कि बहू देख रही है ना कितनी जलन भरी है, मेरे लिए तो खास कर। तभी तो माँ, जो जले उसे और जलाओ। एक रोज बहू सास के पास आती है और गले लगा लेती है। अरे क्या हो गया मेरी गुड़िया को? माँ, आज बेटी दिवस में आपने मेरे लिए पोस्ट डाली है। बहू को बेटी दिवस की शुभकामनाएं कौन देता है माँ? तू मेरी बेटी ही तो है, ये तो मानने वाली बात है बेटा। लेकिन कहते हैं ना, जमाने की नजर लग जाए तो अच्छा खासा घर खराब हो जाता है। किसी कारण से बहू की डेथ हो जाती है। उसके जाने के बाद उसकी फोटो के सामने, मेरी बहू को कोई वापस ला दो,
मेरे जाने की उम्र में वो क्यों चली गई? माँ, आज उसे गए 1 महीना हो गया है। अब तो ठीक से खाना पीना शुरू कर दो। देखो कितनी पतली हो गई हो। खैर, लोगों की सलाह पर बेटा दूसरी शादी कर लेता है। शादी के बाद नई बहू, माँ जी कब तक गम में बैठी रहेंगी? ये लीजिए, खाना खा लीजिए। सास नई बहू के हाथ से खाना लेकर फेंक देती है। मुंह मत दिखाना दोबारा। चली है मेरी बहू की जगह लेने वाली। और हाँ, उसके कमरे में ना तो उसके कपड़े और ना ही उसके गहने। किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। बहू डर जाती है, वो वहां से चली जाती है। फिर रात को, माँ क्या हरकत है ये? आपने राधिका का दिया हुआ खाना फेंक क्यों दिया? अरे वो मर गई है, आपकी बहू अब राधिका ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी बहू ये कभी नहीं हो सकती। वही राधिका सास को मनाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन सास को तो बहू के जाने का शौक लगा हुआ होता है। माँ को खाने में खीर पसंद है, आज मैं खीर बना देती हूँ। राधिका खीर बनाने लगती है, जिसकी महक से सास खुश हो जाती है। ये महक, ये तो मेरे बहू के हाथ के खीर की है। मैं जानती थी कि वो जरूर यहाँ आएगी। सास किचन में जाती है और देखती है कि राधिका खीर बना रही होती है। वो मेरी बहू पारुल कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही? माँ जी, मैं हूँ यहाँ पर, मैं बना रही हूँ खीर। पारुल तो अब नहीं रही ना। तो तू क्यों मेरे और मेरी बहू के किचन में घुसी? हाँ, हट हट यहाँ से, मैं बनाती हूँ खाना। सास राधिका को किचन से निकाल देती है और खुद काम करने लग जाती है। तभी वहाँ पड़ोसन आ जाती है। अरे नीलम, क्यों परेशान रहती है? माना तेरी बहू हीरा थी, लेकिन जो आई है उसे भी तो समझ। वो भी तो कुछ सपने लेकर आई होगी ना। किसे समझूं? नहीं, वो मेरी बहू नहीं है। मेरी बहू का साया तो यही है। राधिका पड़ोसन को पानी लाकर देती है। राधिका बहू, नीलम और पारुल मोहल्ले में मिसाल हुआ करते थे। मैं भी कई बार यहाँ से लड़कर जाती। बहुत जलन होती थी मुझे इन सास बहू को देखकर। पता नहीं किसकी काली नजर ने घर खराब कर दिया। मैं सब जानती हूँ आंटी जी, लेकिन माँ जी को अपने जीवन को आगे भी जीना है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि वो सारा दिन बिना खाना पानी के बैठी रहे। खैर, कोई क्या कहता। लोग घर आते, सास को समझाने की कोशिश करते, और ऐसे ही एक दिन ननद आती है। देखिए भाभी, गलती तो आपकी ही है जो माँ ठीक नहीं हो पा रही। पारुल भाभी थी तब तो माँ मुझे भी याद नहीं करती थी, लेकिन आप है कि माँ के दिल से पारुल भाभी को निकाल ही नहीं पा रही है। अगर ऐसा है तो भैया ने तो शादी करके गलती ही करती है। राधिका को ननद की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो करती भी क्या, शाम को पति से कहती है, मैंने हर काम करके देख लिया, लेकिन तुम्हारी माँ को पुरानी बहू की याद ही हमेशा सताती रहती है। मुझे लगता है मुझे अब इस घर से चले जाना चाहिए। देखो, हिम्मत मत हारो, मैं कोई उपाय करता हूँ जिससे माँ अब तुम्हें बहू मानने लगे। अगले दिन नहा धोकर राधिका पारुल की साड़ी पहन लेती है और सास को चाय देने जाती है। उसे लगता है कि सास पारुल की साड़ी में उस पर पारुल का अक्स देखेंगी, लेकिन हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, मेरी पारुल की साड़ी पहनने की। सास सारी गर्मा गर्म चाय राधिका पर गिरा देती है, जिससे वो जल जाती है। माँ जी, आज तो मैं नहीं जाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। आपको मुझे बहू के रूप में अपनाना ही होगा, या फिर सास राधिका को बहुत भला बुरा बोलकर कमरे से धक्के मारकर निकाल देती है। बड़ी आई मेरे पारुल की जगह लेने वाली। सास सो जाती है, लेकिन तभी उनके सपने में पारुल आती है। मेरी बच्ची, मेरी पारुल, कहाँ चली गई तू? माँ, मैं कहीं नहीं गई, बस राधिका बनकर आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। माँ, वो मेरी जगह ले, यही मैं चाहती हूँ। तू ये चाहती है कि तेरे पति के साथ वो रहे? तू चाहती है कि मैं उसे बहू मान लूं? नहीं बेटा, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। माँ, जब मैंने कह दिया तो कह दिया। क्या आप मुझे खुश देखना नहीं चाहती हैं? सास पारुल को देख रही होती है कि वो गायब हो जाती है।
ये मेरी बहू नहीं, उसका साया था। वो मुझे समझाने आया था। अब से मैं वही करूंगी जिससे वो खुश रहे। पानी, 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 प्यास लगी है। तभी राधिका सामने पानी का ग्लास लेकर आ जाती है। उसका हाथ जला होता है। ये मैंने मैं बहुत गंदी हूँ, मुझे माफ कर दो। पारुल भी चाहती है कि मैं तुम्हें बहू मानूं। नहीं माँ जी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? गलती मेरी थी, मैंने ही पारुल की साड़ी पहन ली थी। अब उसका सब कुछ तुम्हारा है बहू। पारुल जैसी नहीं, तू जैसी है वैसी ही मंजूर है मुझे। और राधिका सास को गले लगा लेती है।